किसने पूछा था? मैंने। और मैंने का नाम क्या होता है? टेम्परेचर। हाँ, तो देखो, तो मैक्सिमम कंप्रेशन या एक्सटेंशन, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमारे पास जो है सिनेरियो होता है, दैट इज जनरली समथिंग लाइक दिस। सपोज ये ब्लॉक है M1, ये ब्लॉक है हमारे पास में M2। सपोज इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है V1, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है V2। स्प्रिंग कांस्टेंट के, मान लो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्प्रिंग में एक्सटेंशन या कंप्रेशन कुछ भी नहीं है, नेचुरल लेंथ पे है। तो पहले बताओ कि इफ V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर V1 बड़ा है V2 छोटा है, तो स्प्रिंग क्या हो रही है? कंप्रेस हो रही है, एक्सटेंड हो रही है? कंप्रेस। कंप्रेस। देखो ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी ज्यादा है, इस पॉइंट का वेलोसिटी कम है, तो ये इसके पास में जाएगा ना, तो कंप्रेशन होएगा। ओके, अगर कंप्रेस होएगी स्प्रिंग तो जो V2 है उसके ऊपर फोर्स कहाँ की तरफ लगेगा? M2 पे। स्प्रिंग जब कंप्रेस हो जाएगी तो इसके ऊपर फोर्स यहाँ की तरफ लगाएगी, इसके ऊपर फोर्स यहाँ की तरफ लगाएगी, राइट? यस जब सर। स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं तो इट ट्राइज टू रिगेन द ओरिजिनल लेंथ। तो ये, अब देखो, जो V1 है वो कम होगा और जो V2 है वो क्या हुआ? बढ़ जाएगा। क्योंकि देखो ना, जहां पे तुम्हारा V2 है उधर ही फोर्स लग रहा है, तो V2 विल इंक्रीज एंड V1 विल डिक्रीज। यस सर। और एंड अंटिल V1 ग्रेटर देन V2, ठीक है, कंप्रेशन विल गो ऑन। ये तो मानते हो? हाँ सर। तो V1 कम होता 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 कभी तो V2 के इक्वल हो जाएगा। तो एक जो है ना सिनारियो कुछ ऐसा आएगा कि ये M1 और ये M2, इसका वेलोसिटी हो गया V2 डैश, इसका वेलोसिटी हो गया V1 V1 डैश। डैश। और अब मैं बोल रहा हूं कि अब जो है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम बोलेंगे दोनों का वेलोसिटी सेम हो गया है। इसका वेलोसिटी v हो गया है, इसका वेलोसिटी v हो गया। अब बताओ, ये जो पॉइंट है इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो गया? 0। मतलब कि ना ही इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, ना ही इनके बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। और इस पॉइंट तक, यहां से लेकर यहां तक, इट वाज कंप्रेसिंग। तो ये जो है सिचुएशन, ये सिचुएशन कौन सी आएगी? मैक्सिमम कंप्रेशन। यस सर। क्योंकि इसके बाद में देखो क्या होगा, इसके बाद में जो V है ये वाला, इसके ऊपर फोर्स लगेगा ना पीछे की तरफ, इस पर लगेगा आगे की तरफ, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा फिर। तो कोई भी दो पार्टिकल के बीच में रिलेटिव मोशन अब 0 हो गया। तो अब देखो इस पॉइंट पे आगे, यहां से लेकर यहां तक आया, जो भी फोर्स है इंटरनल फोर्स है, एंड व्हेन देयर आर इंटरनल फोर्सेस ऑन द सिस्टम, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो हमारे पास में इनिशियली कितना मोमेंटम था? M1 V1 प्लस M2 V2। फाइनली कितना हो गया? M1 V प्लस M2 V। ये तो इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास में आनी चाहिए एनर्जी कंजर्वेशन। देखो, पूरे सिस्टम पे कंजर्वेटिव फोर्स ही एक्ट कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो स्प्रिंग फोर्स ही एक्ट कर रहा है बस। तो स्प्रिंग फोर्स ही एक्ट कर रहा है, और जब कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं तो क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व। तो हमारे पास में इनिशियली कितनी एनर्जी थी? हाफ M1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर, प्लस जो स्प्रिंग में एनर्जी थी 0। फाइनली स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होगी? हाफ kx स्क्वायर और हाफ M1 V स्क्वायर प्लस हाफ M2 V स्क्वायर। तुम्हारे पास में इक्वेशन भी दो है, वेरिएबल भी दो है। एक इक्वेशन V है, एक वेरिएबल x है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। नाउ यू कैन सॉल्व। यस सर। ओके, और बताओ। सर हाँ, जो आपने सेंटर ऑफ मास में टॉपिक करा था ना, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, रॉकेट जा रहा था, तो वो हाँ, तो नहीं वो समझ। तो उसी में, वो तो उसी में आता है ना, वेरिएबल मास में आता है वो। हाँ सर, वो वेरिएबल मास वो नहीं हाँ समझ। चलो ठीक, हाँ ठीक है, आज करवाता हूँ मैं। पहले और बताओ। वो तो हाफ एन आवर की बात है, हाफ एन आवर में करवा दूंगा वो तो। उसके अलावा कुछ बताओ पहले। सर वो रे ऑप्टिक्स में प्रॉब्लम होती है ना, जिसमें वेरिएबल अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, वो वाला। वैसा एक ही, वैसा एक ही क्वेश्चन आया आज तक तो।
उसके अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना आना चाहिए तुमको। तुमको ये पता है कि सपोज एक यहाँ पे सपोज मीडियम है μ1 और यहाँ पे तुम्हारे पास मीडियम है μ2। इसके बीच में चाहे तुम कितने ही वो डाल दो मीडियम, जब तुम स्नेल्स लॉ लगाते हो तो तुमको पता है ना, तुम स्टार्टिंग और एंड के बीच में लगा सकते हो। हाँ अगर ये आई है तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, μ1 to sin i equal to वन साइन आई तो म्यू टू साइन 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, तो μ1 sin i इक्वल टू μ2 sin sin r। ठीक है, बीच वाले मीडियम का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, बस ये इक्वेशन आ गई, अब इसको सॉल्व कर लो। हमको क्या फर्क पड़ता है, अगर यहाँ का म्यू एन वेरिएबल है, मान लो फंक्शन ऑफ वाई है, सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस y और म्यू ऑफ y है, तो लिख दोगे ना कि μ1 sin i इक्वल टू म्यू, जो कि फंक्शन ऑफ क्या है, y। नहीं सर, इसमें अगर ऐसा पूछ लिया वो लाइट रे का जो कर्व आएगा उसका फंक्शन। हाँ तो वही तो लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे f ऑफ y आ गया। ठीक है, और ये एंगल अगर r है, ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस r। तो स्लोप कितना बन गया dy बाई dx 10 tan 90 minus tan 90 माइनस थीटा। कॉट आर। ठीक है, तो लिख दोगे ना, तो dy बाई dx क्या बन जाएगा cot r, राइट। तो यहां से sin r की वैल्यू क्या है, μ1 sin i अपॉन fy। तो अगर तुमको sin r की वैल्यू पता है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना cot r की वैल्यू। साइन पता है तो Yes, cot sir. आ जाएगा, बस फिर बाद में इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है इंटीग्रेशन, जो कि हमसे अभी के लिए हमको आता नहीं है करना वो इंटीग्रेशन। जब तुम अगले साल मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे इंटीग्रेशन, तुमको इंटीग्रेशन करना भी आ जाएगा। और बताओ। सर एक क्वेश्चन है, उसमें एक स्प्रिंग ऑफ मास है में और दोनों साइड से वेलोसिटी v से उसको पुल कर रहे हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। स्प्रिंग, ओके चलो ठीक है। तो देखो स्प्रिंग में क्या केस होता है, पहले एक बात बताते हैं। सपोज ये मेरे पास में एक स्प्रिंग है, अगर इसको मैंने फिक्स किया हुआ है, तो ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी कितना हो गया 0। अगर इस पॉइंट को मैं अगर लेके जा रहा हूं आगे की तरफ वेलोसिटी v से, ठीक है, तो क्या सारे के सारे पॉइंट का वेलोसिटी v है? हाँ सर। अरे कैसे होगा, मतलब एक पॉइंट तो स्टेशनरी है। हाँ हाँ तो हम बोलते हैं कि यहाँ जो वेलोसिटी है चेंजेस लीनियरली। अगर सपोज इसको मैंने बोल दिया ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, तो ये पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और उसका वेलोसिटी, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितना है 0, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, मान लो इसका लेंथ है तुम्हारे पास में l, इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना है मान लो v0। तो किसी भी रैंडम पॉइंट पे जहां पे कोऑर्डिनेट है x, तो वहां पे ना वेलोसिटी क्या होगा, निकाल लोगे फंक्शन स्ट्रेट लाइन से। तुमको 2 पॉइंट है ना यहाँ पे दिए हुए हैं, एक इनिशियल पॉइंट है एक फाइनल पॉइंट है, तुमसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पूछा है, स्ट्रेट लाइन हो गया ना क्लास में। हाँ सर। क्या होगा, तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी एट एनी पॉइंट x, ठीक है, विल बिकम x बाई l इंटू v0। सही है। अगर यहाँ पे x इक्वल टू मैं डाल दूं 0, मतलब कि मेरा इनिशियल वाला पॉइंट, ठीक है, ओके, तो हमारा वेलोसिटी कितना आएगा उस पॉइंट का 0। अगर मैं आखिरी वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाल दूं तो सर ये लीनियरली क्यों आएगा? लीनियरली वेरी करता है, हमने वो देखा है, एक्सपेरिमेंटली देखा है। ठीक है, ओके। तो अब देखो, अब मुझे बताओ कि अगर तुमको एनर्जी निकालनी है, अब जो तुम्हारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि ये एक स्प्रिंग है, इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ की तरफ v, इस पॉइंट का वेलोसिटी यहाँ की तरफ v, तो कोई ना कोई तो एक पॉइंट होगा ना जिसका वेलोसिटी कितना होगा 0 होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये वाला हाँ पॉइंट। सर।
इसका वेलोसिटी 0 होगा, और इसका स्प्रिंग का वो दिया हुआ है और लेंथ, इसका क्या दिया हुआ है, और लेंथ दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, मास दिया है सर। मास दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो मैं एक काम करता हूँ ना, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो भी आएगा सिनारियो, और जो यहाँ से यहाँ तक का आएगा एकदम मतलब कि अपना आइडेंटिकल आएगा। हाँ तो ये हाँ। तो हाफ पार्ट है, इसका मास कितना होगा m/2, इसका हमारे पास में कितना लेंथ होगा l/2, मान लो कंप्लीट का लेंथ अगर मतलब कि l है तो। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इतने पार्ट की एनर्जी फाइंड कर लेता हूँ और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक के लिए जो फंक्शन आएगा वेलोसिटी का वो क्या बन जाएगा, इसको v नॉट बोल दिया सपोज, तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या बन जाएगा भाई, x बाई क्या आएगा नीचे l/2, क्योंकि l/2 है ना लेंथ, इनटू v नॉट। ये आ गया वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से x डिस्टेंस पे जो पॉइंट होगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी ये हो गया। तो अगर इसका मास कितना है, dm मास है, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कितना होगा, हाफ इंटू dm इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा x स्क्वायर l स्क्वायर 4v नॉट स्क्वायर, ये होगा। हाँ। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दूं, कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l/2। ओके, dm को क्या लिखूंगा, मास पर m/l, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, और dx तो क्या बन जाएगा, इससे तो आ जाएगा 2v नॉट स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा, जो जो अपना dm को मैं लिखूंगा, dm को लिखा m/l। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर इंटू dx, इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से l/2, और ये जो आंसर आएगा इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये तो हमने हाफ को ही कैलकुलेट किया है ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वैसे ही, हाँ बोलो बोलो, बोलो बोलो, पूछना है। तो अब मुझे बताओ कि सपोज मेरे पास में एक स्प्रिंग है, इसको मैंने फिक्स किया हुआ है, इसका मास है m, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे खींच रहा हूँ वेलोसिटी v से, तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना आएगा, इस वाले का बताओ मुझे, ऊपर वाले का। चलो सॉल्व करो। सर वो ऊपर वाला एक्सप्रेशन ही नहीं है सर। सर वो ऊपर वाला सेम एक्सप्रेशन नहीं आएगा। अरे तो आएगा, मुझे आंसर बताओ ना, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगा स्प्रिंग का। तो जो मेरे पास अगर मान लो वेलोसिटी v नॉट है, तो मेरे पास इस पॉइंट को बोला x इक्वल टू 0, तो मेरे पास जो वेलोसिटी का फंक्शन आएगा दैट विल बी x अपॉन l इंटू v नॉट। तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे लूंगा dm, यहाँ जो बनेगा dm वो बन जाएगा m/l इंटू dx, तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ, कितना है dm m/l इंटू dx इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर x स्क्वायर l स्क्वायर v नॉट स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन 0 से l। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आता है हाफ m/3 v नॉट का स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास ऑफ स्प्रिंग जो आता है दैट इज m/3। भाई हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है काइनेटिक एनर्जी की दैट इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर होती है ना। तो स्प्रिंग के केस में वो जो एनर्जी आती है हमने इंटीग्रेट करके कैलकुलेट की, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाफ m/3 इंटू वी स्क्वायर। तो स्प्रिंग का जो इफेक्टिव मास हम लेते हैं दैट इज दिस, ये होता है। सर ऐसे क्यों होता है?
आया है इक्वेशन से। भाई हमने क्या किया, वो जो अपने इंटीग्रेशन की टर्म मैंने लिखी हुई है उसको इंटीग्रेट करो ना, आंसर ये आएगा। वेलोसिटी कम हो रही है धीरे, मतलब भाई पीछे इसलिए कम हो वेलोसिटी, रहा है। तुम देखो ना, सारे के सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेम थोड़ी ना, अलग अलग है ना। तो जैसे तुम उस स्टेशनरी पॉइंट की तरफ आ रहे हो तो तुम्हारा वेलोसिटी कम हो रहा है। हाँ सर। रिजिड बॉडी नहीं है ना ये, अगर है ना रिजिड Yes, बॉडी sir. होती तो सारे के सारे पॉइंट का वेलोसिटी सेम होता। सर इसमें इक्विवेलेंट मास मतलब एग्जैक्टली क्या? नहीं कुछ होता नहीं है, देखो इक्विवेलेंट का मतलब कुछ होता नहीं है कि अगर तुम आगे जाके सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ोगे, अगर किसी स्प्रिंग का भी मास दिया हुआ है तो हम उसको m/3 से रिप्लेस कर दें। तो अभी के लिए इसको याद करने की जरूरत नहीं, इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया भी नहीं। ये क्वेश्चन जनरली एसएचएम में करवाता हूँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि जिसमें अगर स्प्रिंग का भी मास दिया हो तो क्या करना है, तो वो यहाँ से आता है। सर हाँ सर वो वाले क्वेश्चन जिसमें भी ऐसे स्प्रिंग और स्ट्रिंग रहता है उसको एक कट कर देते हैं। तो देखो स्प्रिंग को कट करोगे तो जिस चीज को कट करते हो वो चीज खत्म हो जाती है, उसको तो एलिमिनेट कर दो पूरा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, सपोज ये है, यहाँ पे मैंने ले लिया 3m, ठीक है, यहाँ भी m ले लिया, यहाँ भी m ले लिया, इसको मैंने बोला S1, इसको बोला S2, इसको बोला S3। तो पहले तो मुझे बताओ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन टेंशन इन S1, S2, S3 एट t इक्वल टू 0, जब मैंने कुछ भी नहीं किया है। तो मतलब S1 के अंदर कितना टेंशन है, S2 में कितना है और S3 में कितना है, बताओ। और कहाँ की तरफ है, ऊपर नीचे कहाँ, T1 कितना है, T2 कितना है, और ये कितना है, T3। सर T1 mg, T2 2mg, T3 3 mg। तो देखो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसमें यहाँ पे कितना लग रहा है 3mg। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर तो 3mg ऊपर होना ही पड़ेगा क्योंकि इसको इक्विलिब्रियम में रहना है। तो इसके ऊपर भी कितना लग रहा होगा 3mg। अब देखो इस वाले जो स्प्रिंग है, जो स्ट्रिंग है, इसके अंदर कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ, 2 तो mg। एक तो इसका खुद का mg लग रहा है, तो स्प्रिंग का फोर्स कितना होगा 2mg, कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड। अब इसमें नीचे लग रहा है तो इस पे ऊपर लग रहा होगा 2mg ऊपर लग रहा है, यहाँ पे नीचे क्या लग रहा है mg। mg। तो स्प्रिंग कहाँ की तरफ इसको पुश कर रही होगी, नीचे की तरफ यस mg। तो देखो मैं कह दूंगा तो T1 की वैल्यू आएगी 3mg, ये बच जाएगा 2mg और ये क्या हो जाएगा mg। अब बताओ किसको काटना है, S2 को काट दो। S2 काट देते हैं। सपोज मैंने S2 को काट दिया तो मैंने डायग्राम बनाता हूं एक बार अलग से, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन के अंदर में अलग डायग्राम बनाना, और उस डायग्राम में याद रखना कि स्प्रिंग के फोर्स को चेंज नहीं करना है। तो बताओ जब मैंने S2 को काटा तो यहाँ पे ये ब्लॉक रखा हुआ था M, ये चीज खत्म हो गई है, वो तो है ही नहीं, और यहाँ भी स्प्रिंग लगी हुई थी। तो हमारा जो डायग्राम है वो ऐसा बन जाएगा भाई, राइट। उसको उड़ा दिया ना S2 को। यस सर। ओके अब देखो क्या स्प्रिंग का फोर्स चेंज होता है एकदम से, नहीं। तो स्प्रिंग वही फोर्स लगाती रहेगी। तो इसका एक तो mg लग रहा था नीचे की तरफ खुद का, एक स्प्रिंग इसके ऊपर कहाँ की तरफ लगा रही थी, नीचे की तरफ,
mg देखो ना इस वाले डायग्राम में था। हाँ ओके, इसकी बात करते हैं। ये लग रहा था 3mg, ऊपर क्या लग रहा था पहले 3mg, 3 mg ऊपर तो स्प्रिंग है, और इसके ऊपर कितना लग रहा है ऊपर 3mg, 3 mg और और यहाँ नीचे की तरफ mg। कितना लगेगा mg। तो अब बताओ, क्या तुम सारे के सारे ब्लॉक के एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो? हाँ सर। ऊपर लग रहा है 3mg, नीचे लग रहा है mg, ऊपर की तरफ क्या आएगा एक्सेलरेशन 2g। 2g। इसका एक्सेलरेशन 0, क्योंकि ऊपर भी 3mg नीचे भी 3mg। इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 2g। 2g, क्योंकि mg भी नीचे और स्प्रिंग भी नीचे लग रहा है। सर अभी S1 काट के दो तो। हाँ, S1 काटेंगे तो अरे अमित, तुम होस्ट बन गए हो भाई, सर बना दिया आपको मैंने, मुझे होस्ट बनाओ। सर बना दिया। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था, आ गया मैं। हाँ, दिख रहा है ना? अब बताओ, इसी केस के अंदर अगर मैं तुमको एक क्वेश्चन दूं जिससे मैंने तुमको बोला कि S1 को कट कर दिया, S1 इज कट, तो बताओ व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ m, एक्सेलरेशन ऑफ 2m, सॉल्व करो इसी क्वेश्चन स्क्रीन में। दिख नहीं रही है। हाँ सर अब भी दिखी। होस्ट कौन बन गया भाई? अच्छा, मैं ही हूँ। फिर से हाँ, इसका आंसर बताओ, किस किस का आया? फिर 3m का 0 आएगा। एक सेकेंड,
हाँ तो देखो, तो पहले तो अपने डायग्राम बनाते हैं कि हमने क्या सिनारियो हमारा होगा। ये हमारे पास में पुली है, ये जो स्प्रिंग है इसको कुछ नहीं हुआ है 3m, इसके यहाँ पे एक मास ये रखा हुआ है m, इसको मैंने नहीं 2m नहीं क्या था, m था। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रिंग थी ये m, और यहाँ के स्प्रिंग को मैंने हटा दिया था, तो उसका फोर्स तो 0 हो गया। अब देखो कौन कौन सी चीजें चेंज होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी, बताओ। इसके ऊपर कितना लग रहा है नीचे की तरफ, 3mg, जो इसका अपना ग्रेविटेशन फोर्स है। ये वाली स्प्रिंग तो ऊपर कितना लगाएगी, 3mg, एंड दैट विल नॉट चेंज, क्योंकि इस वाली स्प्रिंग को कुछ नहीं बोला गया। इसका ऊपर कितना लग रहा है, 3mg। इसकी बात करो, इसके ऊपर कितना लग रहा है नीचे, mg। इसके ऊपर कितना लग रहा है नीचे, mg। अब बताओ स्ट्रिंग का क्या होगा। तो पहले मैंने इसके लिए तो क्या बोल दिया कि इसका एक्सेलरेशन तो क्या बन जाएगा, 0। अब बात करते हैं ऊपर वाले ब्लॉक की। क्या ये जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन 2mg रहेगा, नहीं नहीं। स्ट्रिंग इंपल्सिव फोर्स अप्लाई करती है, एंड इंपल्सिव फोर्स कैन चेंज देयर वैल्यू इंस्टेंटली। तो देखो अब देखते हैं टेंडेंसी क्या रहेगी। अगर मैं ऊपर वाले ब्लॉक को देखूं, अगर स्ट्रिंग नहीं होती, अगर मान लो स्ट्रिंग नहीं होती, तो उसका एक्सेलरेशन कितना होता, अगर स्ट्रिंग नहीं होती 2g। तो ऊपर वाला, तो ये जो ब्लॉक है इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ कितना होता, 2g। अब अगर इसका ऊपर 2g होगा तो अकेला थोड़ी जाएगा, ये इसको भी लेके जाएगा ना साथ में। कोई ऐसा तो है नहीं कि ऊपर चला जाएगा। स्ट्रिंग के बारे में हमको पता है कि दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। तो उसका अगर 2g होगा तो ये जो स्ट्रिंग है ये उसको क्या करेगा, और नीचे की तरफ पुश करेगा। ठीक है, और इसको नीचे की तरफ पुश करेगा तो इसके नीचे जो एक और ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर लगेगा टेंशन। इसके नीचे क्या लग रहा है, mg। इसमें भी क्या लग रहा है, नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ 3mg। और हमें एक चीज पता है कि दोनों का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, देयर इज अ कंस्ट्रेंट। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3mg माइनस mg माइनस t इक्वल टू ma, और इसके लिए क्या बन जाएगी, t माइनस mg इक्वल टू ma। हमारे पास में इक्वेशन भी दो हैं, वेरिएबल भी दो हैं, वी विल सॉल्व। ठीक है, हाँ चलो और बताओ। सर 2 ब्लॉक प्रॉब्लम बताना है। 2 ब्लॉक प्रॉब्लम में कौन सा केस, सर दोनों जनरलाइज है वो तो कनेक्शन पूरा। तो सपोज एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है। ठीक है, सपोज इसका मास है 4 kg, इसका मास 2 kg। यहाँ पे जो म्यू है सपोज 0.1, और यहाँ पे जो म्यू है दैट इज सपोज 0.2। हमने सपोज यहाँ पे फोर्स लगाया। ठीक है, तो पहले एनालाइज करते हैं। इस ब्लॉक को मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया ए। क्या एक्सेलरेशन ऑफ बी एक्सेलरेशन ऑफ ए से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, उसको जो ड्राइविंग फोर्स मिलेगा वो किससे मिलेगा, नीचे, फ्रिक्शन उसको नीचे वाले से मिलेगा। ठीक है, ओके। तो अब देखो अगर मैं फोर्स को धीरे धीरे इंक्रीज करूंगा तो मोशन स्टार्ट कब होगा, मोशन स्टार्ट होने के लिए जो मेरा ग्राउंड है पहले उसका फ्रिक्शन ओवरकम होना पड़ेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको क्या बताया था, सबसे पहले क्या करते हैं, कॉमन एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम को एक ब्लॉक मान के चलते हैं, कि हम मान के चलते हैं कि पूरा सिस्टम एक साथ में जा रहा है। तो मेरा जो सिस्टम है वो क्या बन जाएगा कि एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 6 kg, यहाँ पे क्या फोर्स लगा रहा हूँ F, और इसके ऊपर अगर मुझे यहाँ की तरफ क्या लगेगा फ्रिक्शन मैक्सिमम म्यू एन, तो एन की वैल्यू कितनी है 60, तो 6 न्यूटन। तो अगर कोई तुमसे पूछे
कि अगर f की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 6 न्यूटन है तो क्या बोलोगे, एक्सेलरेशन ऑफ a इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b इक्वल टू 0। इस केस के अंदर, ये वाला जो केस है, इसमें फ्रिक्शन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg की वैल्यू क्या होगी? 0। क्यों भाई? जब नीचे वाला ब्लॉक हिल ही नहीं रहा है तो ऊपर वाले ब्लॉक की आगे जाने की टेंडेंसी कैसे आएगी? क्योंकि अभी तो नीचे वाला ब्लॉक ही नहीं हिला है। ठीक है, अब आगे आते हैं। सपोज फोर्स की वैल्यू हमारे पास में 6 न्यूटन से बड़ी हो गई, अब क्या होगा? कहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होएगी? ये ए और नीचे, सरफेस के बीच में, ए और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, तो अब जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होएगी, मेरा जो एक्सेलरेशन है वो इंक्रीज होगा। अब देखते हैं कि ये 2 kg वाले को कब तक साथ में लेके जा सकता है, कब तक? तो पहले देखते हैं 2 kg वाले को, यहाँ पे फ्रिक्शन रखा की हुआ और है 2 मैक्सिमम kg। वैल्यू जब तक रीच नहीं होती। इसके ऊपर फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू एन, म्यू कितना है? 0.2 और एन की वैल्यू तो मतलब ये 4 न्यूटन। तो इसका एक्सेलरेशन जो मैक्सिमम है वो कितना हो सकता है? फोर्स 4 2 तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 मतलब जब तक 4 kg का एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दे विल मूव टुगेदर एंड आफ्टर दैट दैट एंड 2 kg ब्लॉक विल स्लाइड। स्टार्ट होगी। तो पहले देखो कि अगर एक्सेलरेशन 2 करना है तो इक्वेशन क्या बननी चाहिए? तो मैं लिखूंगा F माइनस फ्रिक्शन कितना है 6, मास कितना है 6 into 2, तो फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 18 न्यूटन। जब तक फोर्स की वैल्यू 18 न्यूटन है, बोथ द ब्लॉक विल मूव टुगेदर। और 18 के बाद में क्या करोगे? स्लिपिंग करवा दोगे। तो मतलब कि ऊपर वाले का एक्सेलरेशन कितना? 2, और जो नीचे वाला है उसको अपने इक्वेशन लगा दो, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, समझा। ओके। और सर वो चलो अब मल्टीपल पुलीज रहती है ना, वो तो उसके अंदर तो उसको लगा दो ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं, एवरेज वर्चुअल वेलोसिटी वर्क ऑफ मेथड पुली। था। वर्चुअल वर्क मेथड, समेशन ऑफ P डॉट A इक्वल टू इक्वल टू 0। TI डॉट AI। इसको लगा दो, तुम्हारे पास में आ जाएगा रिजल्ट। तो उसमें रिलेटिव भी लेते थे ना? एब्सोल्यूट ग्राउंड फ्रेम में, क्योंकि तुम जो नहीं फोर्स सर, लिख रहे, हाँ फोर्स जो तुमको दिया गया है वो ग्राउंड फ्रेम में दिया सर, गया है। ऑल्टरनेट मेथड में रिलेटिव हम लोग लेते थे ना। नहीं नहीं, हम हमेशा एब्सोल्यूट लेते हैं, रिलेटिव कभी नहीं लेते हैं। वो हम नहीं उसमें सर, करते थे कि ऑल्टरनेट मेथड में अगर हमको निकालना है बिना इसके तो उसमें हम ये सेपरेट। कहते थे कि नहीं, तो उसके अंदर हमारा कंस्ट्रेंट होता है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। अब जो लेंथ है यस उसको कांस्टेंट कैसे करना है वो तुम अपने आप देख लो। ठीक है, चलो अब कर सकते हैं वेरिएबल मास। काफी लोग बोल रहे थे वेरिएबल मास सिस्टम। रॉकेट तो आता ही होगा सबको, है ना? हमें रॉकेट आता है। ओके, उसमें dm/dt की वैल्यू डाल देते थे बस। यस सर सर, ओके। पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें छोटी क्लास से, 7th क्लास से 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ कि जब भी तुम मैंने गन को फायर करते हो तो पीछे की तरफ आता है ना, रिबाउंड करता है कुछ, यस रिकॉइल सर, होता है। रिकॉइल होता है। रिकॉइल क्यों होता है? रिकॉइल क्यों होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट। तो या देखो, एक्शन। सपोज एक बॉम्ब है, ये चुपचाप रखा हुआ था, इसका इनिशियल मोमेंटम 0। अगर इसके अंदर सपोज ब्लास्ट हो गया, देयर आर 2 पीसेस, ठीक है, तो एक m डैश यहाँ की तरफ जा रहा है, इसका मोमेंटम है p,
सपोज। तो जो इसका एक और मास होगा m डबल डैश, वो यहाँ की तरफ जाएगा, उसका मोमेंटम भी कितना होगा? p ही होगा। क्यों? बिकॉज लीनियर Zero होना मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम तो हमारा जीरो होना चाहिए ना, देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स। तो ये तो हो गया मोमेंटम। तो अगर तुमने फायर किया गन को, तुमने ये तुम्हारे पास है ना गन है, ठीक है, तो इनिशियली इसके अंदर ये बुलेट, अब अगर वो जो बुलेट है वो बाहर गया, मान लो उसका वेलोसिटी v है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो तुमने वो दिया, मोमेंटम दिया, तो उतना ही मोमेंटम तुम्हारा इसके पास भी आना चाहिए, गन के पास भी। लेकिन गन तुम्हारे हाथ में है, तुमने रोका हुआ है, तो मतलब तुमने क्या किया है, तुमने किसी सिस्टम के जो है मोमेंटम को चेंज किया है ना। तो मोमेंटम को चेंज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई फोर्स। यही तुम्हारा न्यूटन सेकंड लॉ था कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, dp बाई dt। तो बेसिकली ये कह सकते हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एन मोमेंटम, इफ यू आर चेंजिंग द मोमेंटम ऑफ द गन, तो बस तुम उसमें निकाल लो कि पर सेकंड कितना मोमेंटम चेंज कर रहे हो, दैट इज योर फोर्स। यही चीज हमारे पास में होती है, रॉकेट में होती है। तो उससे पहले इक्वेशन को लिख लेते हैं कि इक्वेशन कैसे काम करती है। न्यूटन सेकंड लॉ बोलता है कि फोर्स इक्वल टू dp बाई dt। ये हमारे पास में सेकंड लॉ। हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो क्या बन जाएगा, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। हमने जो अभी तक क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने मास को कांस्टेंट अज्यूम किया था। हम बोलते थे कि देयर इज ए ब्लॉक ऑफ मास m एंड इट इज मूविंग, तो मास उसका कांस्टेंट होता था। तो अगर मास कांस्टेंट है देन द वैल्यू ऑफ dm बाई dt विल बिकम 0, है ना। और dv बाई dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। सो इफ मास इज कांस्टेंट, तो इक्वेशन क्या बन जाता, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अगर तुम्हारे पास मास कांस्टेंट नहीं है, सपोज तुम चल रहे हो, ठीक है, तुम यहाँ पे चल रहे हो, वॉक कर रहे हो, ऊपर से बारिश हो रही है, और बारिश से तुम्हारे कपड़े गीले हो रहे हैं, वो उसको एब्जॉर्ब करता है ना, तो तुम हैवी हो जाओगे। तो क्या तुमको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है चलने के लिए? यस, क्योंकि पहले तुम्हारा मास था m, अब तुम्हारे पास में m डैश हो गया है, एंड m डैश इज ग्रेटर देन m। तो उतना ही अगर तुम वेलोसिटी से चलना है तो तुम्हारा जो है मोमेंटम है ना, वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। देन यू हैव टू अप्लाई फोर्स, बिकॉज विदाउट अप्लाइंग एनी फोर्स यू कैन नॉट चेंज द मोमेंटम। तो ये आइडिया यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो रॉकेट जो होता है वो भी ऐसा ही होता है। सपोज ये हमारे पास में रॉकेट है सर, ये Initial- वाले क्वेश्चन नहीं, वो आप रस्सी ड्रॉप करते हो ना, वैसे वाले हाँ। क्वेश्चन में डाउट था। रॉकेट वाला करवा दिया था मैंने। हाँ हाँ भाई। मुझे था जो रॉकेट। हाँ सर मुझे था वो रॉकेट, सर मैं कभी अटेंड नहीं किया था। नहीं, एक सेकंड, क्लास में करवाया था क्या मैंने रॉकेट वाला? हाँ सर, क्लास में रॉकेट वाला करवाया था। कराया था। और वो वाले क्या बोलते हैं, चैन वाले क्वेश्चन? हाँ सर, चेन वाले करवाया था, क्वेश्चन। वो भी कराया था। अच्छा, करवाया हुआ है ना मैंने तुमको अपना ये वेरिएबल मास सिस्टम। हाँ सर। तो फिर ऐसा किसने बोला कि है ना सर करवाया मैं नहीं? अटेंड नहीं किया सर, तो कुछ उसको समझा डाउट। नहीं। अच्छा, तो बेटा अटेंड क्यों नहीं किया था? सर इंटरनेट पता नहीं सर, कुछ नहीं होता तो। हाँ, मेरे को लगा तुमको ना करवाया नहीं, इसलिए मैंने पेपर के अंदर भी नहीं डाला। चलो एक दो क्वेश्चन रॉकेट वाले नहीं समझा, बाकी सब से। अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास में रॉकेट है, सपोज इसका मास है m। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और मुझे इसको ऊपर भेजना है। अगर ये ऊपर जाएगा तो इसको ऊपर की तरफ वो चाहिए मोमेंटम चाहिए। तो अगर किसी चीज को मुझे ऊपर भेजना है, तो अगर मुझे आगे जाना है तो मैं क्या करूं, बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी चीज को फेंक दूं। हाँ हाँ सर, हाँ भाई, जैसे कि यहाँ पे था ना,
कहाँ गया ये। हाँ सर। अगर मुझे यहाँ जाना है तो मैं क्या करता हूँ, अपने एक पीस को यहाँ फेंक देता हूँ। तुमको याद होगा एससीवी का एक क्वेश्चन कि एक मैन है जो कि ऐसे और जंप कर रहा है, उसके पास है सूटकेस है, उसको यहाँ कूदना है, तो क्या करता है, सूटकेस को इधर फेंक देता है, खुद यहाँ पे आ जाता है। तो इफ यू हाँ वांट टू गो सर, टू रिवर वाला। राइट, वो पॉन्ड में रख देन यू हैव टू थ्रो समथिंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, इंटरस्टेलर है, किस किस ने देखी मूवी? सर मैंने देखी। उसमें एक अपना डायलॉग होता है, टू मूव फर्दर यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड। यस सर, वो ब्लैक होल में छोड़ देते हैं। हाँ, ब्लैक होल में जाते टाइम सेम चीज है। न्यूटन थर्ड लॉ, चाहे सेकंड लॉ बोल दो, थर्ड लॉ बोल दो, क्योंकि हर जगह एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। तो बेटा तुम्हारे मूवी देखते हो, समझ में आई थी इंटरस्टेलर? हाँ सर। देखनी पड़ेगी। हाँ देखो देखो, अच्छी मूवीज है। तो देखो ये तुम्हारे पास में एम है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसके अंदर फ्यूल होता है, फ्यूल, बहुत सारा फ्यूल होता है रॉकेट में। और फ्यूल क्या होता है, बर्न होता है। तो हमको एक चीज दी हुई है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। इसको मैंने बोल दिया R/kg/s, मतलब कि पर सेकेंड इतना जो फ्यूल है, इतना पेट्रोल डीजल जो भी उसका होता होगा, वो क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है, मतलब कि इतना मास हमारा बर्न हो रहा है। और वो जो चीज है उसको मैं पीछे की तरफ ना थ्रो कर रहा हूं, और उसका तुमको कोई वेलोसिटी दिया हुआ है, मान लो u रिलेटिव, कि रॉकेट के रेफरेंस फ्रेम में इतना वेलोसिटी से मैंने उसको नीचे की तरफ फेंका, ठीक है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉकेट का जो वेलोसिटी था वो सपोज मान लो v, और ये जो एक्टिविटी हुई है दिस इज एट ए टाइम t, उस पॉइंट पे रॉकेट का मास है m। अब मुझे बताओ u जो है ना रिलेटिव तुम्हारा वेलोसिटी है, R/kg/s, ये क्या बन गया, dm/dt बन गया, द रेट एट विच मास इज चेंजिंग। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉकेट पे कितना फोर्स लग रहा है? अगर मोमेंटम की बात करूं तो ये जो है मेरे पास में फोर्स जो लगेगा नीचे की तरफ, वो कितना लगेगा, ये तो हो गया वेलोसिटी, और अपना dm/dt कितना है, ये है ना dm/dt, ये फोर्स का कंपोनेंट आ गया ना, ये वाला कहां गया, ये वाला कंपोनेंट। तो अगर इतना मोमेंटम, ओके दिस मोमेंटम, दिस मच ऑफ मोमेंटम गोइंग डाउन पर सेकेंड, राइट, इतना मोमेंटम पर सेकेंड पीछे जा रहा है, तो रॉकेट के ऊपर इतना ही मोमेंटम पर सेकेंड मतलब कि ऊपर की तरफ लगना चाहिए। और जितना मोमेंटम पर सेकंड में चेंज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, फोर्स। तो यही चीज है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉकेट पे फोर्स कितना लग रहा होगा। रॉकेट के फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूं कि मास इनटू एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन, और dv/dt। उस इंस्टेंट पे रॉकेट का मास, उस इंस्टेंट पे उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, u रिलेटिव द वेलोसिटी ऑफ गैस एंड अपना dm/dt। अब देखो यहां से अपना dt से dt तो कैंसिल कर दो, ओके। तो ये क्या बन जाएगा, dv इक्वल टू u रिलेटिव dm/m, ठीक है। dm/m क्या बन जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर दो। जब तुम्हारे पास में इनिशियल मास कितना था m0, तो हमारा वेलोसिटी कितना था 0। जब मास कितना हो गया m, तो वेलोसिटी v, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। और मैं ये कहूंगा कि जो अपना dm है वो कैसा आएगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि मास धीरे धीरे कम हो लॉस रहा है हो ना, गया। क्योंकि जो हमारा रॉकेट है उसका मास धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे इंटीग्रेशन में एक बाद में। यू रिलेटिव में ओके। हाँ 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 तो भाई, फोर्स में भी माइनस ही लग जाएगा ना, तो हाँ हाँ वही यहाँ पे आ जाएगा ना, माइनस साइन आ हाँ, जाएगा एक। तो तो जरूरत मैं नहीं। एक बार भाई, एक बार सिर्फ वो बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, तो बस ऐसे कर देंगे। अगर ओके। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे रॉकेट अगर मान लो मैं अर्थ के आसपास है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स भी लगाओगे, तो क्या लिखोगे, m, ये वाला फोर्स m जो अपना dv/dt है वो क्या बन जाएगा, फोर्स कितना लग रहा है, u रिलेटिव dm/dt माइनस mg,
देखो ना, इस वाले इक्वेशन के अंदर मैंने ग्रेविटी लिखा ही नहीं था। तो रॉकेट के अंदर क्या होता है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होता है कि ग्रेविटी को अपन इग्नोर मार देते हैं एक बार के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए, क्योंकि रॉकेट इतना ऊपर चला जाता है जहां पे ग्रेविटी की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। भाई तुम उसकी स्पीड देखते हो ना रॉकेट की, उसका एक्सेलरेशन बहुत हाई होता है, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो जैसे एक तुमको क्वेश्चन देता हूँ, खैर मैं एग्जाम में देने वाला था लेकिन अब तुमको करवा ही देता हूँ। सपोज हमारे पास में एक प्लेन सरफेस है, इसके ऊपर एक ये रखी हुई है, रोप रखी हुई है, ठीक है, और मैं इसको ऐसे पकड़ के खींच रहा हूं। इस पॉइंट को मैं लेके जा रहा हूँ, 16 मीटर पर सेकंड से पुल कर रहा हूं, ठीक है, और तुमको दिया हुआ है लैम्डा, दिया हुआ है सपोज 8 kg पर मीटर। तो फाइंड फोर्स। मैं इस पॉइंट को कितने स्पीड से खींच रहा हूं, मतलब कितना फोर्स मुझे अप्लाई करना पड़ेगा, चलो करो। सर उसका लेंथ नहीं दिया है। नहीं, तुमको बस इतना दिया है कि एक रोप है जो कि इनफाइनाइट है ऐसे, और मैं ऊपर वाले पॉइंट को, भाई स्टार्टिंग में ऐसे रखा हुआ था ये पूरा कंप्लीट यहाँ पे ऐसे, फिर मैंने इस पॉइंट को पकड़ा और मैं धीरे धीरे खींच के लेके जा रहा हूँ, तो ऐसा होता जाएगा ना, आगे आता जाएगा ये। So 16 square into 8. ओके, सब लोग बताओ। बाकी लोग सर ऑलरेडी कुछ लेंथ 16 मीटर पर सेकंड से जा रहा है क्या? हाँ हाँ जा रहा है। नहीं तो भाई तुमने स्टार्ट किया होगा उस टाइम तो बिल्कुल लेंथ नहीं था, लेकिन स्लोली स्लोली आगे आएगा ना, तो बताओ। सर उसने बोला वही आ रहा है 16 स्क्वायर इंटू 8। हाँ सर। 16 स्क्वायर इंटू 8। सबका बताओ, कोई ऐसा है जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? ओके, अब मुझे एक बात बताओ,
स्पीड तो कांस्टेंट है। बताओ ये जो पॉइंट है, सपोज इसको मैंने बोल दिया x और इस वाले पॉइंट को मैंने बोल दिया y, राइट। ये जो पूरा जो सेगमेंट है, इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो कैसा है? कांस्टेंट है भाई। हाँ। आफ्टर सम टाइम अगर मैं देखूं, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे था ये पॉइंट यहाँ पे था, लेकिन आफ्टर 1 सेकेंड अगर मैं बात करूं तो 1 सेकेंड के बाद में x और y पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 16 मीटर। यस 16। तो ये लो 16, तो मतलब ये यहाँ आ गया और ये यहाँ पहुंच गया। ये x है, ये y है, ठीक है, ओके। यहाँ से आगे डिस्टेंस कितना हो गया? 16। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पहले यहाँ था, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ से आगे डिस्टेंस भी हो गया 16। ये जो सेगमेंट है एक्स वाई सेगमेंट, क्या इसके मोमेंटम में कोई चेंज आया? नो सर, तो इस पे मतलब कोई कि फोर्स इसको, नहीं लगा है। हाँ नहीं, तो इसको तो एक बार के लिए अपने भूल जाते हैं। Ignore। अब देखते हैं ये जो पॉइंट है, जो एक्स पॉइंट था वो यहाँ पे था और यहाँ से मैं एक्स पॉइंट कितना आगे आ गया? 16 मीटर। 16 मीटर। तो 16 मीटर एक्स पॉइंट को आगे जाने के लिए नीचे से मुझे कितना रोप को उठाना पड़ेगा? 16 या 8? मीटर into 8। अरे 16 मीटर अगर इस पॉइंट को आगे लेके जाना है तो मुझे कितना रोप उठाना पड़ेगा? 8 है ना भाई। देखो ना, अब ये जो पॉइंट है ये मेरा ये, इसको अगर मैं छोड़ दूं, भाई अगर इस पॉइंट को अगर 16 जाना है, ठीक है, तो देखो अगर मैं इस वाले सेगमेंट की बात करूं, रेड में बनाता हूं मैं, रेड में ये जो सेगमेंट है, अगर मैंने इसको उठाया यहाँ से उठाया और मैं इसको आगे ले गया, इसको यहाँ से उठा के मैंने यहाँ रख दिया, तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनका डिस्टेंस, ये अगर मान लो तुम्हारे पास में x है तो ये भी कितना होगा x। तो ये पॉइंट है कितना आगे चला गया? 2x। तो अगर मुझे 16 मीटर आगे जाना है तो पर सेकंड कितना एक्स्ट्रा रोप मुझे पिक करना पड़ेगा? 8 को तुम अपने हाथ को ऐसे रखो स्ट्रेट, ठीक है, और एक बार उसको पूरा 180 डिग्री के ऊपर वो कर दो, बेंड कर दो, तो तुम्हारे फिंगर जो हैं, जो फिंगर्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पहले के कंपैरिजन में अब कितना हो गया है? ट्वाइस ऑफ लेंथ ऑफ योर आर्म, राइट। तो अगर तुमको 16 मीटर जाना है तो मैं बोलूंगा कि इन 1 सेकेंड 8 मीटर रोप के एक्स्ट्रा, है ना। 1 सेकेंड में कितना रोप एक्स्ट्रा आ गया मेरे पास में? 8। ये तो हो गया 8 मीटर। इसका मास कितना हो जाएगा? 8, क्योंकि लैम्डा तुमको 8 दिया हुआ है। ये तो हो गया मास, और वेलोसिटी कितना है? 16। तो इतना मोमेंटम एक्स्ट्रा आ गया ना इन 1 सेकेंड, और इसी को क्या बोलते हैं? फोर्स। 1 सेकेंड में कितना मोमेंटम एक्स्ट्रा आता है ना, वही तो फोर्स है। तो ये आंसर आएगा तुम्हारा 64 इंटू 60 न्यूटन। अब बताओ किसका आंसर आया था? सर वो 8 वाला ही गलत भाई है। तुम ये देखो ना, अगर किसी चीज को तुमको उल्टा करना है, पलटना है, ठीक है, तो वो तो मतलब कि आगे आ जाएगी ना। जैसे सिंपल सी बात है, सपोज ये जो पॉइंट है ये अभी यहाँ पे है और ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। इस पूरे सेगमेंट को मैंने यहां से यूं कर दिया, रोटेट करके मैं यहाँ लेके आ गया। तो इस पॉइंट को मैंने बोला A, इस पॉइंट को मैंने बोला B। इस पॉइंट को अगर मैं रोटेट करके वहां ले गया तो ये जो चीज है ये मतलब कि हमारे यहाँ पे ऐसी बन जाएगी ना, यहाँ पे आ जाएगा मतलब कि A पॉइंट, है ना। तो ये डिस्टेंस अगर L है तो ये जो पॉइंट है A, इसने कितना कहते हैं अपना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? 12। 2L। यही तो, अगर
इस पॉइंट का वेलोसिटी कितना था 16, तो अगर मुझे सेगमेंट को कहते हैं 16 मीटर आगे लेके जाना है तो एक्स्ट्रा रोप मुझे कितना उठाना पड़ेगा, उसका हाफ 8। तो ये कुछ सारी ट्रिकी चीजें होती हैं जो कि तुमको जब क्वेश्चन करोगे तो हो जाएगा। सर इसमें समझ में आया, लेकिन उसमें वो रोप बेंड हो के जा रही है। तो वो वही तो ये सब कुछ हो रहा है ना, उठ के तो जा रही है बेंड होके, बस यूं ये देखो ऐसे, ये जो सेगमेंट था इसको उठा के ऐसे ले गया मैं, तो ये पॉइंट तो यहाँ पे रह गया बी, लेकिन जो ये पॉइंट था इसको उठा के उधर ले गया ना मैं, तो मतलब सर बी का 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ बी का 0 है, तो वो तो अच्छा। स्टार्टिंग में भी 0 था, अभी भी 0 है, तो इतने हाँ सेगमेंट का मोमेंटम ही तो चेंज हुआ। यस। हाँ तो ये अब ये जो क्वेश्चन है मैं एग्जाम में देने वाला था, लेकिन अब मैंने तुमको करवा दिया, मैं दूंगा नहीं। और पूछो। सर वो जो UdM/dt था उससे कैसे हाँ। करेंगे? तो हाँ सर उसमें भी आ जाएगा, वो dx/dt u डालना तो पड़ेगा। ओके, तो उसमें करोगे तुम u/dt, u कितना है 8, भाई पहले तुम्हारे पास वेलोसिटी कितना था 0, अभी कितना हो गया 8 नहीं 16 16 है सर। 16 16 है ना वेलोसिटी। तो हाँ सर, नहीं वो एक dm/dt क्या होता है, dx/dt और आएगा। dm/dt क्या होता है, पर सेकंड कितना मास आया, तो पर यस सेकंड सर, कितना, लैम्डा इंटू dx। ये लो 8 into 8 हाँ पर सेकंड हमारे पास में 8 मीटर लेंथ ही तो एक्स्ट्रा आया, और 8 मीटर जो लेंथ है उसका मास कितना हो जाएगा 8 into L। सर एक क्वेश्चन है, उसमें एक सर्कल है, उसके पेरीमीटर पे एक पॉइंट P है, ठीक है और ओके उसके जो वो एक एंगल थीटा पे डायमीटर से। ये मान लो एक तुम्हारे पास में ये है, ओके अब सर ये हो गया उसका डायमीटर, डायमीटर ले लो। ये हो गया डायमीटर हो गया। अब एक P पार्टिकल है हाँ सपोज ये पार्टिकल P है, और उसको एक डायमीटर के पॉइंट से पुल कर रहा है, मतलब फोर्स F है, कंजर्वेटिव फोर्स, यहाँ की तरफ उसको अपने पुल कर रहा हूँ। और एंगल थीटा है। अच्छा अब मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया तुम क्या पूछ रहे हो। वो है ना ऐसा कुछ क्वेश्चन था, है ना, मैं यहाँ पे इस पॉइंट से उसको पुल कर रहा हूँ। अरे ऐसा ही था ना, नहीं सर, फिर मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ और वो पार्टिकल यहाँ रखा हुआ था पहले, ये नहीं वो जो कॉर्ड है ना अंदर का, उसके अलोंग फोर्स है। हाँ हाँ इसके लोग ना यहाँ पे, हाँ 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 हाँ, और इसको मैं यहाँ से उठा के और यहाँ पे लेके आ गया, तो मुझसे पूछा वर्क डन कितना होगा, राइट। सर d2 थीटा बाय dt एंड d थीटा बाय dt होल स्क्वायर का अरे रेशियो। अच्छा 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 वो वाला क्वेश्चन क्या, हाँ सर। अरे वो अलग है क्वेश्चन, वो अलग, एक काम करो क्वेश्चन भेजो, उसका स्टेटमेंट ही अलग है। क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन है लेकिन फोन नहीं है अभी, इसमें व्हाट्सएप नहीं। एक सेकंड में बताता हूँ क्वेश्चन वो, सर 11th पेज नंबर पर है, कौन सा बुकलेट में, वो बंसल वाला। कौन सा दिया था, पार्टिकल डायनामिक्स ना, हाँ NLM to COM। हाँ NLM to COM, पार्टिकल डायनामिक्स पेज नंबर 11। अरे इसमें तो मेरे को 11 पे नहीं दिख रहा।
थर्ड एक सेकेंड, हाँ रुको रुको रुको, हाँ ओके। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है भाई, इसके अंदर तुमको पूरा वो आनी चाहिए, ज्योमेट्री आनी चाहिए, तुमको एंगल वेंगल पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन ये है, ये हमारे पास है सर्कल है जो कि अपने हॉरिजॉन्टल में रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर एमजी को भूल जाना, क्योंकि ये पूरा हॉरिजॉन्टल अपने प्लेन में हो रहा है। ये इसका डायमीटर है, ये तुम्हारा सेंटर सी, और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ओ। और किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सपोज ये यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी का जो एंगल है वो यहां से बन रहा है थीटा, ये एंगल है तुम्हारे पास में थीटा, ठीक है। और एक फोर्स है जो कि यहाँ की तरफ लग रहा है, क्या बोले, पार्टिकल मूविंग सर्कल अंडर द एक्शन ऑफ ओनली वन फोर्स, एक ही फोर्स है जो कि सिर्फ यहाँ की तरफ लग रहा है, मतलब दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ओके, अब क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ, हमसे पूछा है डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर एंड डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर। इसमें हमको निकालना है रिलेशन, बताओ क्या कर सकते हो, हाउ यू विल सॉल्व। सर वो सर्कल पे ही मूव कर रहा है ना? हाँ सर्कल पे मूव कर रहा है। सेंट्रीपिटल निकालेंगे। ओके, कैसे निकालोगे? सर उसका कंपोनेंट करेंगे, वो परपेंडिकुलर करेंगे। ओके, और है ना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। हाँ सर। तो देखो, तो पहले तो मैंने क्या किया, इस पॉइंट को इससे मिला दिया, ये हो गया रेडियस आर हो गया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? हाँ सर 2 थीटा। राइट। अब ये तो पता है पार्टिकल अगर कहते हैं सर्कल में घूम रहा है तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो तो कैसी होनी चाहिए भाई, ऐसी होनी चाहिए ना, टेंजेंशियल होनी चाहिए ना, वी। हाँ भाई। यस। हाँ हाँ सर। हाँ, तो पहले तो मुझे इसका फंक्शन निकालने दो वी का, कि वी क्या होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वी अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है ना। हाँ यस। तो यहाँ पे ओमेगा क्या बन जाएगा, ओमेगा बन जाएगा डी 2 थीटा बाई डी टी, राइट। क्योंकि देखो ना उसका एंगल कितना बन रहा है, 2 थीटा बन रहा है। हाँ सर। थीटा ये है, वो 2 थीटा है, तो दिस इज ओमेगा। तो जो लीनियर वेलोसिटी में लिखूंगा वो बन जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, आर, आर तो आ रही है, तो 2 आर डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। ओके, ये हो गया तुम्हारा स्पीड। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या आएगा, डी वी बाई डी टी। अगर मैं इसको ये कर दूं डी मैग्नीट्यूड ऑफ वी बाई डी टी, तो क्या बन जाएगा, 2 कांस्टेंट आर कांस्टेंट, ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, हाँ हाँ आर अल्फा होता है, ठीक है। हाँ तो सर, इसको हाँ। मैंने बोल दिया ए टी। अब देखो यहाँ की तरफ है ए टी, यहाँ की तरफ क्या होता है, ए सी AC होता है। ओके, सी क्या होता है, वी स्क्वायर बाई स्क्वायर बाय आर। होता है। तो ये लो, ये तुम्हारे पास वी है, इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर होता है ए सी, और ए सी बन जाएगा 4 आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर अपॉन क्या कर दो, आर, है ना, आर। तो ए सी क्या बन जाएगा, 4 आर डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, राइट। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब मुझे बताओ, किसी पार्टिकल पे एक फोर्स यहां भी लगना चाहिए क्योंकि उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक फोर्स यहां भी लगना चाहिए, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहां पे आना चाहिए, ये आना चाहिए ना, क्योंकि हमको बोला हुआ है कि पार्टिकल पे तो एक ही फोर्स लग रहा है, राइट। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या बन जाएगा, थीटा, राइट। और रेडियस रेडियस है ना दोनों। आइसोसेलेस्टन। यस। तो यहाँ पे कह सकते हो ना कि ए टी बाई ए सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, tan थीटा। देखो ना,
भाई दो हाँ, वेक्टर का tan theta। रिजल्टेंट अगर थीटा एंगल पे है तो कहानी खत्म हो गई ना। तो AT अपॉन AC क्या होना चाहिए, टेन थीटा। तुमको AC की वैल्यू पता है, AT की वैल्यू पता है, डाल दो दोनों। तो AT क्या है मेरा, 2R d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर अपॉन AC। नहीं AC सर, क्या है, नहीं सर, d स्क्वायर और थीटा बाई dt स्क्वायर। अच्छा वो उल्टा लिख दिया ना, इसमें है स्क्वायर वाला। तो ये बन जाएगा d स्क्वायर थीटा बाई dt स्क्वायर, और यहाँ पे क्या 4R d थीटा बाई dt का होल स्क्वायर। और दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, tan टेन थीटा। theta। तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा रेशो, 2 tan थीटा आ गया ना हाँ सर। बस। तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 tan थीटा। ये हमारे पास में रेशो आ गया। एट एनी इंस्टेंट दिस शुड वैलिड। ओके गुड, मतलब तुमने सॉल्व किया है, हाँ सर। बढ़िया है बढ़िया। और बताओ सर वो ओमेगा के लिए 2 थीटा क्यों लिया बताओ ना। भाई। अरे ओमेगा क्या होता है, एक पार्टिकल है सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो अगर सेंटर से एंगल मेजर करते हैं ना। हाँ सेंटर से एंगल करते हो ना मेजर, कि उसने सेंटर पे कितना एंगल सस्टेन किया है। तो ये एंगल मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, अच्छा हाँ 2 ठीक है। थीटा है ना। तो इसलिए जो उसका जो सर्कुलर मोशन का जो ओमेगा आएगा वो क्या बन जाएगा, d2 थीटा बाई dt। यस। ओके चलो और बताओ। और अरे पूछ लो। चलो फिर पूछना नहीं है तो बस सर एकदम। हाँ उस PDF का 15 पेज नंबर पे सेकंड वाला क्वेश्चन। एक से, अरे यार तुम इतना रह रह के क्यों जागते हो। ढूंढ रहा था। हाँ कौन सा 15 पेज पे, हाँ सेकंड वाला, 15 पेज पे हाँ कौन सा क्वेश्चन। सेकंड वाला। अरे यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सर आप अप्रोच बता दो, ट्राई करूंगा। एक सेकंड, कैलकुलेट द, देखो इसमें क्या बोला है। क्वेश्चन ये है कि टू ब्लॉक, पहले हम डायग्राम बना देते हैं। टू ब्लॉक दस एंड path कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए मासलेस स्ट्रिंग। तो एक ब्लॉक ये है, प्लेस ऑन ए डायमीटर ऑफ ए टर्न टेबल। तो सपोज ये तो हमने पहले बना दिया टेबल, ठीक है। इसके ऊपर दो मास हैं, एक मास ये है एक मास ये है, 10 kg 5 kg, और इनको अटैच किया हुआ है स्ट्रिंग से, ठीक है। ओके इनके बीच का तुमको वो भी दिया हुआ है, लेंथ भी दिया हुआ है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड m1 इज, ये m1 कौन सा है 10, इसके बीच का फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है 0.5, और इसके नीचे है ही नहीं म्यू, इसके नीचे म्यू 0 है। टेबल इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी 10, ठीक है। वर्टिकल एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसी के अबाउट में घूम रहा है, इसके अबाउट में घूम रहा है ओमेगा से, ये L/2 ये L/2, और तुमको ओमेगा दिया हुआ है 0 पॉइंट नहीं 10 रेडियन, 10 रेडियन पर सेकेंड। सर वो L/2 नहीं है। नहीं उसने दिया हुआ है। सर आगे 0.124 पे दिया है।
यार, two masses are placed along the diameter of the tables O. अरे तो उसका अच्छा चलो ठीक है, तो लेंथ उतना नहीं है। तो सपोज ये तुमको दिया हुआ है x1, ये कितना बन जाएगा L minus x1। The masses are observed to be at rest with respect to each other। तो क्या हुआ इसमें, देखो ये जो ब्लॉक है, ये वाला ब्लॉक, इसके ऊपर तो फ्रिक्शन है नहीं, तो जो भी इसके ऊपर टेंशन लग रहा है, सपोज यहाँ पे लगेगा ना टेंशन, तो क्या लिखोगे T इक्वल टू 5x अपना ओमेगा स्क्वायर। हाँ हाँ सर। ओके, इसके ऊपर भी यहाँ पे लग रहा होगा T। अब चेक करो कि इसको सर्कल में घूमने के लिए जो फोर्स चाहिए वो कितना चाहिए, वो टेंशन से ज्यादा है कि कम है। अगर वो टेंशन से ज्यादा है तो मतलब इसके ऊपर यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, और अगर वो टेंशन से कम है तो यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन, क्योंकि उसने बोला है ना कि बोथ आर स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू टेबल। हाँ है ना सर। भाई, तो टेंशन बस कैसे इसमें? टेंशन तो ना पुलिंग फोर्स है ना, वो तो हमेशा अंदर की तरफ लगेगा। नहीं सर, उसकी वैल्यू कैसे देखेंगे? ये लिख दोगे ना, तुमको दिया तो है mx ओमेगा एक स्क्वायर। अच्छा x दिया है क्या? ओके सर। हाँ हमको x दिया हुआ है, x की वैल्यू दी हुई है 0.124 मीटर, वो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें फाइनली फाइंड क्या करना है? अरे उसके ऊपर वो निकालना, फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। अच्छा ओके सर। दूसरे पे ओके। यस थैंक यू। चलो बस, बाकी अपने ऑल द बेस्ट फॉर सीए, देखते हैं फिर बाद में, है ना। चलो बाय बाय। ओके सर, थैंक यू बाय। सर, बाय।